तो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे O2N के इस डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर दोबारा। जैसा कि हम लोगों ने पहले किया, आज हम लोग करने वाले हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। पेन का कलर ले लेते हैं हम, व्हाइट। ओके, तो बेटा आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग करने वाले हैं अपने पार्टनरशिप का पार्ट 2, जिसे हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। बेटा, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है, रिकॉन्स्टिट्यूशन में आप देखो, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब तो आप समझते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन सर वो नियम, वो एग्रीमेंट जो पहले किया गया पार्टनरशिप में। अब पहले से किए हुए अग्रीमेंट के अंदर बेटा, पहले से जो एग्रीमेंट चला आ रहा था बिटवीन पार्टनर्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। इसमें अगर एक बेसिक चेंज हो रहा है, वो चेंज क्या है? चेंज इन PSR, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलना है हमें, हमने कहा ABC 3 पार्टनर थे, तीनों पार्टनर के बीच में मान लेते हैं इक्वल रेशियो था, 2-3 साल तक बिजनेस चलता रहा। 3 साल बाद वो पार्टनर्स बैठ के ये बात करते हैं कि हम ऐसा चाहते हैं कि हम लोग अपना रेशियो चेंज कर लें, और नया रेशियो क्या लिया जाएगा। तो उन्होंने कहा भाई देखो, जिसकी जितनी कैपिटल उसका उतना प्रॉफिट। तो उन्होंने कहा कैपिटल के रेशियो में हम अपने प्रॉफिट को शेयर कर लें। अच्छा, अगर इस बात को तीनों पार्टनर एग्री कर गए तो बेटा ये कब करेंगे कि चलो इस साल तो हो गया, नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड से हम इसको लागू करेंगे। यानी कि किसी भी 31 मार्च को पार्टनर ने ये डिसाइड किया कि हम नेक्स्ट जो 1 अप्रैल होगा, उस 1 अप्रैल से न्यू रेशियो लागू करेंगे। न्यू रेशियो ये कहां से लागू होगा? 1 अप्रैल से। तो आज तक पीछे 31 मार्च तक जो चल रहा था उसे क्या बोलेंगे? ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड रेशियो से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पर स्विच करने को हम क्या बोलेंगे कि अग्रीमेंट में एक बेसिक चेंज हुआ है, जिसे हम उस एग्रीमेंट के चेंज को बोलेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। क्या बोलने वाले हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। अच्छा, तो यहां से एक बात और मैं करता हूं सर, ये रिकॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंज इन PSR है, ये केवल पार्टनर आपस में रेशियो बदल लें तो उसी को रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे? हमने कहा नहीं बेटा, हमने कहा देयर इज सम अदर ऑप्शंस ऑल्सो। रिकॉन्स्टिट्यूशन की जो पहली कंडीशन है वो कहता है चेंज इन PSR among existing partner, चेंज इन PSR among existing partner के बीच में अगर आपस में क्या हुआ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बदलने का फैसला कर लिया, तो ये क्या बन गया सर? हम बोलेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म हुआ। सेकंड हमने बोला कि अगर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, बेटा अगर फर्म के अंदर किसी नए पार्टनर का एडमिशन किया जा रहा है, तो सोचो नए पार्टनर का एडमिशन जब होगा, ABC 3 पार्टनर थे, तीनों का एक रेशियो था, इन तीनों ने डिसाइड किया कि 1 अप्रैल से D हमारे फर्म के अंदर एक नया पार्टनर आएगा।
अब नया पार्टनर होने का मतलब है उसको भी तो कुछ शेयर मिलेगा, पार्टनरशिप के अंदर उसका भी तो कुछ शेयर होगा। अब बताइए, पहले सारा शेयर किस में बटा था, ABC में। अब उसी शेयर में से डी को भी हिस्सा मिलना है, तो डी को, नए पार्टनर को जो शेयर में मिलेगा, नए पार्टनर को जो शेयर मिलेगा यानी कि हिस्सेदारी जो मिलेगी, वो हिस्सेदारी तो पुराने पार्टनर से ही लेके बनेगी। अगर पुराने तीनों पार्टनर बोलते हैं भाई फॉर्म के अंदर हम अपना हिस्सा बिल्कुल नहीं देंगे, ए का 40%, बी का 40% और सी का 20%, ये शेयर था। ABC बोलते हैं हम तो कुछ भी नहीं छोड़ने वाले, हमारा वैसे का वैसे ही रहेगा, तो बेटा डी को हम देंगे क्या, यानी कि डी को जब शेयर ही नहीं मिलेगा, हिस्सेदारी ही नहीं मिलेगी, तो पार्टनर कैसे बनेगा। तो बिना इस बात के संभव ही नहीं है कि कोई नया पार्टनर आए कि पुराने पार्टनर को सैक्रिफाइस करना होगा, अपना शेयर क्या करना होगा, सैक्रिफाइस, अपनी हिस्सेदारी को सैक्रिफाइस करना होगा। और वो सैक्रिफाइस ABC जो कुछ भी सैक्रिफाइस करेंगे वो किसको मिल रहा है, नए पार्टनर को। तो इस सिचुएशन में जो ABC है, मान लीजिए ए ने कहा चलो 10% मैं दे देता हूँ, बी ने कहा 10% मैं दे देता हूँ, सी ने कुछ भी नहीं दिया, तो नया क्या बन गया, 40 से आ गया 30, 30 और सी का रह गया 20 और डी का भी हो गया 20%, तो 30, 30, 20, 20 यानी 3, 3, 2, 2, ये हमारा रेशियो बन गया। तो अब देखिए पहले क्या था, 4, 4, 2, अब क्या हो गया 3, 3, 2, 2। इस सिचुएशन में ए और बी ने सैक्रिफाइस किया और डी ने गेन किया, तो रेशियो में चेंज हुआ, पहले से नए में रेशियो बदल गया। तो ये सेकंड कंडीशन हो गई कि इस सिचुएशन को भी हम क्या बोलेंगे, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। थर्ड वन बेटा जो मैं बोलूंगा उसे बोलेंगे रिटायरमेंट और डेथ, रिटायरमेंट एंड डेथ। इसी तरीके से अगर हमारे बीच में से ABCD में से मान लेते हैं कि B किसी एक डेट के बाद बोल रहा है इस ईयर के बाद वो रिटायर हो जाएगा, तो D का जो हिस्सा था, D का जो शेयर था फर्म के अंदर, वो तो B का जो हिस्सा था वो तो अब रहेगा नहीं, तो उसका जो हिस्सा बचा उसके रिटायरमेंट की वजह से, उस हिस्से को A, B और D आपस में गेन कर लेंगे। तो इस बार सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, रिटायरिंग पार्टनर। अब रिटायरमेंट कहूं या डेथ कहूं, बेटा बस इतना सा अंतर है, रिटायरमेंट एक प्लान्ड प्रक्रिया होती है, प्लान्ड प्रोसेस है, और डेथ की प्लानिंग अब मुझे तो नहीं पता कौन करता है, पर डेथ तो कभी भी हो सकती है। तो डेथ होने से भी सिचुएशन तो वही अराइज हुई कि वो जो पार्टनर था अब पार्टनर नहीं रह गया, तो उसका शेयर किसी को गेन करना होगा। तो यहाँ पर भी पुराने और नए शेयर में अंतर आएगा और इसे हम बोलेंगे चेंज इन PSR। तो बेसिक हमारी ये 3 कंडीशन आ गई, ठीक है, ये 3 कंडीशन हमारी हो गई बेसिक। सर इन तीनों में से एक भी घटना अगर हुई, इन तीनों में से कोई सी भी घटना हुई, तो उस घटना को हम क्या बोलेंगे, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। हम क्या बोलेंगे, 1, 2 और 3, तीनों में से, अच्छा सर तीनों या तीनों में से कोई भी, मैंने कहा तीनों में से कोई भी घटना होगी तो उसे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म कहा जाएगा जब भी, ठीक है। एक और बात, अमेलगमेशन ऑफ द फर्म, ये मैंने रेड से बेटा इसलिए लिखा, ये केवल थ्योरेटिकल पॉइंट इसका आपके पास है, आपको पता होना चाहिए अमलगमेशन नाम का भी बुक में एक चीज़ लिखा गया है और इसे भी रिकॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। अमलगमेशन का मतलब क्या है बेटा, A एंड B एक फर्म और C एंड D एक दूसरी फर्म, बिजनेस में बहुत सारे कंपटीशन चल रहे हैं, क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है, A और B, C और D इन दोनों ने कहा सुनो भाई हम
और आप, हम दोनों क्या करते हैं, आपस में मिल जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं, क्योंकि हम दोनों एक ही तरीके के बिजनेस में डील करते हैं। इन दोनों ने आपस में क्या कर लिया, आपस में मिल गए, प्लस बन के बन गया ABC&D फर्म। एक नई फर्म कौन सी बनी, ABCD फर्म। अब बेटा A&B फर्म एक फर्म हो गई, C&D एक फर्म हो गई, और दोनों ने आपस में मिलकर क्या बना लिया, ABC&D फर्म। इस सिचुएशन को बोलते हैं मर्जर ऑफ टू फर्म। दो फर्म आपस में मर्ज होकर एक फर्म बन गई, और इसी सिचुएशन को हम क्या समझेंगे, इट इज नोन एज अमलगमेशन ऑफ द फर्म। तो अमलगमेशन जब होगा तो AB का कुछ शेयर था, CD का कुछ शेयर था ओल्ड, नए में इन सब का एक शेयर होगा टोटल फर्म के अंदर, तो इनके ओल्ड और न्यू में चेंजेस आएंगे। तो हम क्या बोलेंगे, अमलगमेशन ऑफ द फर्म इज ऑल्सो नोन एज अ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। बट ये पॉइंट केवल थ्योरेटिकली आपके सिलेबस में मिलेगा, केवल थ्योरेटिकली मिलेगा, प्रैक्टिकल इसका कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आएगा। ओके, चलिए मेरा नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसी के अंदर। सर हमने ये सब तो देख लिया, इसको देखिए 1 2 3। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपको लगेगा सर आप तो हमारे बुक में चैप्टर्स के नाम गिना रहे हो। बेटा चैप्टर्स का नाम अलग हो पर लॉजिक एक है। इन तीनों को जब कंबाइन, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, तो आप बता सकते हैं व्हेनेवर पार्टनर डिसाइड टू चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स, या आप बोलोगे पार्टनर डिसाइडेड टू एडमिट अ न्यू पार्टनर, और एनी पार्टनर रिटायर्ड और डेथ, एग्जिट फ्रॉम द फर्म ड्यू टू रिटायरमेंट और डेथ। इनमें से कोई भी सिचुएशन हो, ऑल ऑफ दीज सिचुएशंस आर नोन एज द रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। ठीक है, बात को ध्यान से समझिए। सर अगर रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म हो रहा है, चलिए मान लीजिए रिकंस्टिट्यूशन, इसको कहते हैं थ्योरेटिकली, बात समझ में आ गई, हमारा क्या लेना देना इस रिकंस्टिट्यूशन से। तो बेटा रिकंस्टिट्यूशन जब भी कभी होगा, ठीक है, we need to do some क्या लिख दिया बेटा मैंने, जब भी कभी whenever reconstitutions of the firm takes place we need to do some adjustments in balance sheet। अब बताइए कौन सी बैलेंस शीट होगी, सर वही 31 मार्च क्लोजिंग वाली बैलेंस शीट हमारे पास होगी। उस बैलेंस शीट के अंदर we need to do some adjustment। इंपॉर्टेंट बात क्या है सर, हमें एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। कब करनी पड़ेंगी, जब आपस में पार्टनर ने रेशियो बदल लिया, नहीं सर, जब रेशियो बदल लिया तब भी, जब नया एडमिशन होगा पार्टनर का तब भी, और जब रिटायरमेंट या डेथ किसी पार्टनर का हो गया, इनमें से कोई भी पॉइंट हो, हमें वो एडजस्टमेंट, वही सेम एडजस्टमेंट हर सिचुएशन में करना पड़ेगा। ये हमारा प्रैक्टिकल अप्रोच होगा। तो मैंने कहा कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स हैं जो हमें करनी पड़ेंगी। फर्स्ट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ accumulated reserves and surplus।
एक तो हमें ये करना होगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना होगा, या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का मतलब बेटा एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस। दूसरा जो हमें करना होगा, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो हमें दूसरा क्या काम करना पड़ा, सारी एसेट्स और लायबिलिटी को, सारी लायबिलिटी और एसेट्स को रीवैल्यू करना पड़ा। थर्ड, वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। तीसरा काम क्या करना पड़ा, वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। किसका वैल्यूएशन और किसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बेटा, गुडविल का। तो हमको गुडविल का सारा कॉन्सेप्ट यहां देखना पड़ेगा। एंड फोर्थ, क्लोजिंग कैपिटल एडजस्टमेंट। फोर्थ काम क्या हुआ, क्लोजिंग कैपिटल एडजस्टमेंट। कैपिटल एडजस्टमेंट हमें करना पड़ेगा। तो बेटा बस ध्यान से समझिएगा, 1 2 3 4, सर हमें चार एडजस्टमेंट अच्छे से सीखना है, अच्छे से इन चारों एडजस्टमेंट को समझना है, सीखना है। क्यों, इतना इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये चार अगर आपने समझ लिए तो आपकी फर्स्ट बुक में चैप्टर 1 को आप छोड़ दीजिए। फर्स्ट बुक में चैप्टर 1 को आप छोड़ दीजिए। कितने चैप्टर बचे, सो सेकंड चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, थर्ड चैप्टर चेंज ऑफ पीएसआर अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, फोर्थ चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर, फिफ्थ चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, सिक्स्थ चैप्टर डेथ ऑफ पार्टनर। हमने क्या छोड़ दिया, फर्स्ट। और डेथ के बाद क्या आता है, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, जो हमारा थर्ड पार्ट है। तो हमने कहा पहला चैप्टर छोड़ दिया, लास्ट का चैप्टर छोड़ दिया, 2 चैप्टर छोड़ दिए। बेटा पूरी बुक तो इसी पर है। ये 4 एडजस्टमेंट जिस बच्चे ने सीख ली, समझ लो उसका 2 चैप्टर, एक पहला और एक लास्ट का, छोड़ दीजिए, पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी इसी में। और इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला, बिल्कुल समराइज्ड फॉर्मेट आपके सामने है। बस काम क्या करना है, इन चारों को डिटेल में एक एक करके हमें अच्छे से समझना है। और लास्ट पॉइंट जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी, जिसके बिना इन चारों में काम चलेगा नहीं, कई जगह जरूरत पड़ेगी, कैलकुलेशन। एक कैलकुलेशन सीखेंगे, इट्स नॉट अकाउंटिंग, इट्स अ कैलकुलेशन। और क्या कैलकुलेशन करना है बेटा, गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बेटा ये मैंने ऐसा क्यों कर दिया, ये चार तो बिल्कुल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखने हैं, समझने हैं, लेकिन इसमें कई जगह हमें जरूरत पड़ेगी गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो की। सर ये क्या है, बेटा यहीं से तो सारी कहानी शुरू हुई। अगर रिकंस्टिट्यूशन, मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि रिकंस्टिट्यूशन जब भी होता है तो पार्टनर्स के बीच में रेशियो का, किस रेशियो की बात कर रहा हूं मैं बेटा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की।
तो पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है उसमें चेंज जरूर होता है। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि सब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में किसी भी पार्टनर के 1% भी चेंज नहीं हुआ और हमारा रिकंस्टिट्यूशन हो गया। नॉट पॉसिबल बेटा, ऐसा नहीं होगा। जो हमारे सिलेबस में है, बात किसकी है, हम अपने सिलेबस की बात कर रहे हैं, जो हमने आपको बेसिक 3 चीज बताई कि चेंज इन PSR अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट एंड डेथ। तो इसमें बिना गेन और सेक्रीफाइस के कभी भी रिकंस्टिट्यूशन नहीं होगा। तो रिकंस्टिट्यूशन में हमें क्या करना है सर, रिकंस्टिट्यूशन के टाइम पर हमें ये 4 एडजस्टमेंट करनी है। किसमें, बैलेंस शीट के अंदर। पहले बैलेंस शीट को 31 मार्च की बैलेंस शीट जो हमारे पास थी अब तक नॉर्मल अकाउंटिंग से जो मिली थी बेटा, उसके अंदर ये 4 एडजस्टमेंट को पहले एडजस्ट करेंगे, अपडेट करेंगे और फिर एक बैलेंस शीट बनाएंगे। उस बैलेंस शीट को हम बोलेंगे रिकॉन्स्टिट्यूटेड बैलेंस शीट। क्या बोलेंगे, रिकॉन्स्टिट्यूटेड बैलेंस शीट। और उस बैलेंस शीट को हम बोलेंगे इट्स अ बैलेंस शीट ऑफ 1 अप्रैल। 31 मार्च के बैलेंस शीट में हमने क्या किया, चेंजेस किए। चेंजेस कैसे किए, दीज एडजस्टमेंट्स, इनको हमने उसमें क्या किया, ऑप्ट किया बैलेंस शीट में। और फिर जो अपडेटेड बैलेंस शीट बनी उसे हम बोलेंगे रिकंस्टिट्यूटेड बैलेंस शीट। और 1 अप्रैल पे हम क्या होगी, वो हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट। बात यहाँ तक समझ में आ गई क्या? यहाँ तक समझ में आ गई हो तब आगे चलेंगे। देख लीजिए, इतना ही है, बस इतना ही है, नथिंग एल्स। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग नई वीडियो में देखेंगे। अब एक एक एडजस्टमेंट जो मैंने आपको अभी कराया बेटा, सबसे पहले हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड रिजर्व एंड सरप्लस हम ये करेंगे और डिटेल में करेंगे। 2 या 3 क्लासेस लग सकती हैं, क्योंकि बेटा जब हम इस ट्रीटमेंट को करेंगे तो चाहे वो हमारा चैप्टर 3 हो जिसमें हम कहते हैं चेंज इन अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, चाहे वो एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, सर पूरी बुक में फिर आगे भविष्य में हमें कभी भी रिजर्व एंड सरप्लस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑन द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ये कभी दोबारा नहीं पढ़ना है। एक बार पढ़ना है फॉर ऑल चैप्टर्स विच रिलेटेड टू रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। तो जब हमने कहा हम रिवैल्यूएशन करेंगे फॉर ऑल 4 चैप्टर्स, जब हम गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे फॉर ऑल 4 चैप्टर्स, और जब क्लोजिंग एडजस्टमेंट करेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट फॉर ऑल 4 चैप्टर्स। तो ये 4 बातें नहीं बेटा, 4 चैप्टर हैं आपकी बुक के। एक बात खत्म होगी तो चारों चैप्टर की बात वो कंप्लीट करेगा। तो इसलिए बहुत ध्यान से हमारे साथ चलेंगे। हमें थोड़ा वक्त लगेगा, 2-3 वीडियो इसमें एक वीडियो में हो जाएगा, लेकिन यहाँ गुडविल पे हमें थोड़ा वक्त लगेगा। हम चाहते हैं आपकी जिंदगी से जो अकाउंटिंग के अंदर गुडविल का इशू है वो फिर भविष्य में कभी अराइज ना हो, आए ना, कुछ भी हो बेटा, गुडविल जहां भी मिलेगा हम कहें अरे इससे तो हम अच्छे से निपट चुके हैं, एक ही बार में इसको इतना निपटा देना है कि भविष्य में फिर गुडविल आपको अकाउंटिंग के अंदर कभी परेशान ना करे। चलिए अभी के लिए इतना ही।